अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और आज के लेक्चर में मैंने डिस्कस करना है द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर कि किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। टॉपिक को समझने से पहले मैं आज के एसएलओ को डिस्कस करूंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड फेडरल बोर्ड का एसएलओ क्या है। फेडरल बोर्ड ने इस टॉपिक से रिलेटेड जो एसएलओ गिवन किया है वो कुछ इस तरह से है। रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन 2D एज टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कि किसी भी वेक्टर को आपने टू डायमेंशन में दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। किसी भी वेक्टर को टू डायमेंशन में टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है या एक्सप्रेस करना है। और इसके बाद वाले लेक्चर में मैं इससे रिलेटेड एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। वो क्वेश्चंस आपने लाजमी देखने हैं क्योंकि फेडरल बोर्ड में आपको पता है कि हमेशा एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमेशा आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे दें या फिर एग्जैक्टली टॉपिक दे दें। तो फेडरल बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं आपको कुछ सैंपल क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, तो वो आपने लाजमी देखने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो हम देख लेते हैं व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की बात करें तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसी भी वेक्टर के क्या होते हैं, इनको मैंने यहां पे डिफाइन किया है। The components of a vector which are mutually perpendicular are called rectangular components। वो components किसी भी वेक्टर के जो कि एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो उनको rectangular components कहा जाता है या फिर उनको perpendicular components कहा जाता है। किसी भी वेक्टर के वो कंपोनेंट जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो उनको क्या कहा जाता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स या फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहा जाता है। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पहले हम इसको भी देख लेते हैं। व्हाट आर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स किसी भी वेक्टर के इफेक्टिव पार्ट होते हैं किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। कंपोनेंट्स आर इफेक्टिव पार्ट्स ऑफ अ वेक्टर इन डिफरेंट डायरेक्शन के डिफरेंट डायरेक्शन में किसी भी वेक्टर के जो इफेक्टिव पार्ट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कंपोनेंट्स कहा जाता है। लेट्स सपोज मेरे पास एक वेक्टर है, इन टू डायमेंशन की बात करें। लेट्स सपोज हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वेक्टर है जो कि इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर लेता हूं और वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल थीटा बना रहा है। तो अब इस वेक्टर को देखें, इसका कोई ना कोई पार्ट अलोंग एक्स एक्सिस भी होगा और कोई ना कोई पार्ट इसका अलोंग वाई एक्सिस भी होगा। तो इसका अलोंग एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट बनेगा उसको आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहेंगे। लेट्स सपोज इस वेक्टर का अलोंग एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट बन रहा है वो लेट्स सपोज ये है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं ए एक्स से। तो ये आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा। इस तरह से इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी बनेगा जिसको मैं ए वाई से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये इसका क्या है, ए वाई है। तो अगर आप देखें ए एक्स और ए वाई के दरमियान में हमेशा 90 का एंगल बन रहा है, तो इस वजह से इनको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। तो देखें ए एक्स क्या है, एक इफेक्टिव पार्ट है इस वेक्टर का अलोंग एक्स एक्सिस, और ए वाई क्या है, इस वेक्टर का इफेक्टिव पार्ट है अलोंग वाई एक्सिस। तो देखें आप कंपोनेंट्स की डेफिनेशन को दोबारा देखें। कंपोनेंट्स आर इफेक्टिव पार्ट्स ऑफ अ वेक्टर इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये क्या है, इफेक्टिव पार्ट है इस वेक्टर का अलोंग एक्स एक्सिस जो इफेक्टिव पार्ट है उसको आप ए एक्स कहेंगे, और इसका अलोंग वाई एक्सिस जो इफेक्टिव पार्ट है उसको आप क्या कहेंगे, ए वाई कहेंगे। और ए एक्स और ए वाई को क्या कहा जाता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहा जाता है या फिर इनको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं। तो हम अगर बात करें अलोंग एक्स एक्सिस की, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है, ये वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं। एक्स कंपोनेंट को क्या कहते हैं, एक्स कंपोनेंट को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहते हैं। और इसके अलावा वाई कंपोनेंट्स को आप वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा हो गया, ये एक्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, और ये वाई कंपोनेंट इसको आप क्या कहेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट कहेंगे। एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट है इसको आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहा,
और वर्टिकल एक्सिस पे जो कंपोनेंट बनता है उसको आपने वाई कंपोनेंट या फिर वर्टिकल कंपोनेंट कहा। तो ये हमारे पास क्या है, इनके इफेक्टिव कंपोनेंट्स हैं या फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। अब हम किसी भी वेक्टर को किस तरह से उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको मैंने डिस्कस करना है। तो उसके लिए मुझे बोर्ड को एक दफा रेज करना पड़ेगा। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पे। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है, तो उसके कंपोनेंट्स में हम इसको किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। वो प्रोसेस जिसके जरिए से एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है, उस प्रोसेस का नाम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। जैसे कि आप यहां पे डेफिनेशन में देख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वो प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग जिसके जरिए से आप वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन। क्यों? क्योंकि वेक्टर एडिशन में दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ज्वाइन करके एक सिंगल वेक्टर लिया जाता है जिसका इफेक्ट तमाम वेक्टर्स के कंबाइंड इफेक्ट के इक्वल होता है। और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में एक सिंगल वेक्टर को दो हिस्सों में या फिर तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तो देखें, एडिशन में दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को जोड़ के सिंगल वेक्टर बनाया जाता है। रेजोल्यूशन में एक सिंगल वेक्टर से दो कंपोनेंट्स या फिर तीन कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। तो इस वजह से इसको ये भी कहा जाता है कि रेजोल्यूशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब इस बात को दोबारा समझ लें, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कि वो प्रोसेस जिसके जरिए से वेक्टर को आप स्प्लिट करते हैं इनटू कंपोनेंट्स, स्प्लिट करने का मतलब डिवाइड करते हैं या तकसीम करते हैं इनटू कंपोनेंट्स, इस प्रोसेस का नाम क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को आप फर्दर ये भी कह सकते हैं कि इट इज रिवर्स प्रोसेस या रेजोल्यूशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन। टेक्निकली स्पीकिंग ये एक रिवर्स प्रोसेस है किस चीज का, वेक्टर एडिशन का। तो इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं। तो अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की कैसे जाती है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उसकी एक्सप्लेनेशन में मैंने यहाँ पे लिखी है कि कंसिडर अ वेक्टर ए मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर। कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी एक वेक्टर ए है और वो एक्स एक्सिस के साथ कोई भी एंगल थीटा बना रहा है, उसका ये एंगल थीटा है अलोंग एक्स एक्सिस या विद एक्स एक्सिस। As shown in figure, the vector A is represented by line OP. वेक्टर को लाइन OP से रिप्रेजेंट किया गया है। To resolve the vector into components, अगर आप इस वेक्टर को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, टू रिजॉल्व द वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स ड्रॉ perpendiculars from head of vector A on x axis and y axis। तो आपने इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने हैं ऑन x axis and on y axis। तो देखें, मैं इसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं ऑन एक्स एक्सिस और एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉप कर लेता हूं ऑन वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं लेट्स सपोज ये क्यू पॉइंट है, और वाई एक्सिस पे ये जो परपेंडिकुलर है वो इस वाई एक्सिस को मीट कर रहा है और वो पॉइंट क्या है, लेट्स सपोज वो पॉइंट आर है। तो मैंने ये बात लिखी है on x axis and y axis which meets the x axis at point Q। x axis को point Q पे मीट कर रहा है and y axis को point R पे मीट कर रहा है। तो ये आपके पास जो यहाँ पे बन रहे हैं, लेट्स सपोज ये आपके पास Q से P तक एक वेक्टर बन रहा है और R से P तक एक वेक्टर बन रहा है। ये असल में आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि ये Q से P तक और R से P तक ये कौन सा वेक्टर्स हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे हेडिंग दी है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर एक्स कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या एक्स कंपोनेंट क्या होता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, किसी भी वेक्टर का वो कंपोनेंट होता है जो कि अलोंग एक्स एक्सिस हो। एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी वेक्टर होता है या जो भी कंपोनेंट होता है किसी भी वेक्टर का, उसको आप एक्स कंपोनेंट कहते हैं या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर व्हिच इज अलोंग एक्स एक्सिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल आर एक्स कंपोनेंट। इसको आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कह सकते हैं या फिर एक्स कंपोनेंट कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स, इसको आप ए एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ पे बनता है, लेट्स सपोज
ये एक वेक्टर है जिसका ये एक कंपोनेंट आ गया और ये दूसरा कंपोनेंट आ गया। तो ये जो कंपोनेंट है इसको देखें, इसकी डायरेक्शन देखें तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इस कंपोनेंट को अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसको आप क्या कहेंगे, ए एक्स वैक्टर कहेंगे। तो ये आपके पास क्या है, ए एक्स वैक्टर है जिसको आप एक्स कंपोनेंट कहते हैं। अगर मैं इस वैक्टर को यहां से मूव करके यहां पे लेके आऊं तो यहां पे हमारे पास ए एक्स ये नहीं बनेगा, ये हमारे पास ए एक्स उतनी ही मैग्नीट्यूड है जितनी देखें यहां से यहां तक है, सेम उतनी ही मैग्नीट्यूड इसकी भी है यहां से यहां तक। तो ये हमारे पास ए एक्स यहां पे भी बनता है, यहां पे भी बनता है। इसको आप ट्रांसफॉर्म करके इधर लेके आ सकते हैं। और इसके अलावा इसकी डायरेक्शन देखें, ये भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ये भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। तो ए एक्स से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है एक्स कंपोनेंट को। तो ये हमारे पास क्या है, ए एक्स है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स। तो इसको आप ए एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप चाहें तो इसको आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे तो यहां से यहां तक भी इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि यहां पे लाइन ओ क्यू की मदद से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन, यहां से देखें ओ क्यू लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें, वो कंपोनेंट किसी भी वेक्टर का जो कि अलोंग वाई एक्सिस होगा उसको आप वर्टिकल कंपोनेंट कहेंगे। वो कंपोनेंट किसी भी वेक्टर का जो कि अलोंग वाई एक्सिस होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो एक्सिस है इसको आप वाई एक्सिस कहते हैं। तो वाई एक्सिस के अलोंग जो भी कंपोनेंट बनता है किसी भी वेक्टर का उसको आप क्या कहेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट या फिर वाई कंपोनेंट कहेंगे। तो इसको यहां पे डिफाइन किया गया है, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज नोन एज वर्टिकल कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। वो कंपोनेंट किसी भी वेक्टर का जो कि वाई एक्सिस के अलोंग है उसको आप क्या कहेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट कहेंगे या फिर वाई कंपोनेंट कहेंगे। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, देखिए यहाँ पे कहां पे वाई कंपोनेंट बन रहा है। तो सबसे पहले देखें, ये आपके पास ये कंपोनेंट जो वेक्टर का है ये अलोंग वाई एक्सिस है, तो इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे ए वाई से। तो इसको मैं लिख सकता हूं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वाई। ठीक है, इसको आप ए वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रॉम फिगर हम बात करें, फ्रॉम फिगर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहां से यहां तक आपके पास क्या बनता है, क्यू से पी तक, बाय क्यू पी। इसको क्यू पी लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमारे पास जो ए एक्स है या ए वाई है, ये आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं। ए एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और ए वाई क्या है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। अब इसके बाद अगर मैं किसी भी वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। कि एक वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं यहां से लिख सकता हूं फ्रॉम फिगर, अगर आप फिगर को ध्यान से देखें, फ्रॉम फिगर वी सी, क्या देख रहे हैं हम, देखें अगर हम हेड टू टेल रूल को सोचें तो लेट्स सपोज ए एक्स हमारा पहला वेक्टर है और ए वाई उसी के हेड से दूसरा वेक्टर है। तो ये हमारे पास जो वेक्टर ए है इनका रिजल्टेंट वेक्टर नहीं बन रहा। अगर आप देखें फ्रॉम फिगर वी सी के बजाय मैं ये लिखता हूं बाय हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल के मुताबिक देखें ये आपके पास फर्स्ट वेक्टर है, लेट्स सपोज ए एक्स इज द फर्स्ट वेक्टर, उसी के हेड से आपने दूसरा वेक्टर ए वाई ड्रॉ किया। तो आपके पास देखें ये पहला वेक्टर, उसके बाद आपने ये दूसरा वेक्टर उसके हेड से ड्रॉ किया, फिर रिजल्टेंट वेक्टर पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक होता है। तो हम कह सकते हैं हेड टू टेल रूल के मुताबिक जो ए वेक्टर बन रहा है ये इक्वल होगा ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर के, इक्वल होगा किस चीज के, ए एक्स वेक्टर के प्लस ए वाई वेक्टर के।
तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक देखें, फर्स्ट वेक्टर उसी के हेड से दूसरा वेक्टर और पहले वेक्टर के टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक रिजल्टेंट वेक्टर। तो ए इनका क्या बन रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है। तो इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं। ये आपने एक वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट किया है। यहां पे क्या किया, एक वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट किया है। अब इसकी कुछ और रिप्रेजेंटेशंस भी हैं। तो देखिए, किसी भी वेक्टर के लिए ये बात आपने मैट्रिक में पढ़ी होगी कि जो यूनिट वेक्टर होते हैं या किसी भी वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर एंड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन लिखा जाता है। तो मैं अगर इसको इन टर्म्स ऑफ वेक्टर एंड डायरेक्शन लिखना चाहूं तो मेरे पास ए वेक्टर है, ये हमें मिलेगा ए एक्स वेक्टर, उसकी मैग्नीट्यूड, साथ में मैं लिख सकता हूं ए एक्स की डायरेक्शन। इस तरह से ए वाई को मैं लिख सकता हूं ए वाई की मैग्नीट्यूड, साथ में ए वाई की डायरेक्शन। तो एक चीज आपने याद रखनी है, ये ए एक्स वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है। तो अलोंग एक्स एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आप आई यूनिट वेक्टर कहते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई यूनिट वेक्टर होता है। और अलोंग वाई एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आप जे यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो अब यहां पे जो आपके पास डायरेक्शन है ए एक्स वेक्टर की, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, देखें इधर अलोंग एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई यूनिट वेक्टर। तो मैं ए एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं, आई यूनिट वेक्टर। और सिमिलरली अलोंग वाई एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आप क्या कहते हैं, जे यूनिट वेक्टर। तो ए वाई की जगह जे यूनिट वेक्टर लिख सकता हूं। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए वेक्टर इक्वल होगा ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये इसकी दूसरी रिप्रेजेंटेशन है इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये सवाल भी आपके माइंड में होगा कि यूनिट वेक्टर है क्या। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देता है। इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, यूनिटी होती है या 1 होती है। इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी और ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अलोंग एक्स एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है इसको आप आई यूनिट वेक्टर, अलोंग वाई एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है इसको आप जे यूनिट वेक्टर कहते हैं, और अलोंग जी एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आप के यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो आप चाहें तो इस वेक्टर ए को इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों नोटेशंस करेक्ट हैं। तो इसके बाद मैं देखना चाहूंगा कि ए एक्स और ए वाई की मैग्नीट्यूड्स क्या होती हैं। ए एक्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी और ए वाई की मैग्नीट्यूड क्या होगी। उसके लिए अगर आप इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल OPQ को देखते हैं, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं यहां पे cos ऑफ थीटा ले लूं फ्रॉम ट्राइंगल OPQ टेकिंग cos ऑफ थीटा, तो आपको पता है कि cos थीटा इक्वल होता है, cos थीटा हमेशा इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज के। तो इस ट्राइंगल में देखें, ये थीटा के साथ वाली साइड है, तो ये आपके पास क्या बन रही है, बेस बन रही है, और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो cos ऑफ थीटा यहां पे बनेगा। तो यहां पे देखें बेस क्या है आपके पास, ax है, और इसकी सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड यूज करता हूं, इसके ऊपर एरो हेड नहीं डाल रहा। डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज OP है। यहां पे देखें ये बेस आ गया OQ और ये हाइपोटेन्यूज OP जिसको आप A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से अगर आप A को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा आपके पास, AX इज इक्वल टू A cos ऑफ थीटा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें या फिर इसको इक्वेशन नंबर स्मॉल a कह दें। इसके बाद अगर आप इसी ट्राइंगल में अगर आप साइन ऑफ थीटा ले लें, टेकिंग साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहां पे देखें साइन थीटा इक्वल हो जाएगा, यहां पे परपेंडिकुलर क्या है, यहां से लेकर यहां तक देखें थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो ये इक्वल होगा ए वाई डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है, ए के इक्वल है। तो ये साइन थीटा इक्वल हो गया ए वाई ओवर ए, और यहाँ पे ए क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए वाई। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर स्मॉल b कह देता हूँ।
तो इक्वेशन ए और बी जो हैं ये आपके पास मैग्नीट्यूड्स हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ए एक्स एंड ए वाई की। तो आप कह सकते हैं कि इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी from equation A and B, A sin of theta या A cos of theta is magnitude of ax vector, while A sin of theta is magnitude of a y vector। तो देखें ax क्या है, ax is equal to a cos theta, ये मैग्नीट्यूड है किस चीज की, ax वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो कि along x एक्सिस है, और a y is equal to a sin of theta, ये क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a y वेक्टर देता है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, मैग्नीट्यूड्स आ जाएंगी a साइन ऑफ थीटा और ए कॉज ऑफ थीटा की मदद से हम इन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड्स निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर हम वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिखना चाहें कि किसी भी वेक्टर को आप इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किस तरह से लिख सकते हैं, तो अ वेक्टर कैन बी डिटरमाइंड बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कि किसी भी वेक्टर को आप उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में डिटरमाइन कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कि अगर आपको इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता है। तो पहले मैं बात कर लेता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, कि आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। अगर मैं इस ट्राइंगल OPQ में पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरियन थ्योरम यूज करूं, तो पाइथागोरियन थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये जो लंबी साइड है इसका स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है दो स्मॉलर साइड के सम ऑफ स्क्वायर के। तो हम कह सकते हैं पाइथागोरियन थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या बन रहा है, a बन रहा है, तो यहां से हो जाएगा a स्क्वायर या a की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल होगा बेस स्क्वायर, बेस आपके पास क्या है ax है, तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी ax की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए परपेंडिकुलर क्या है आपके पास यहां से यहां तक ay है, तो ये हो जाएगा ay की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल है ax को मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ay को मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो हमारे पास जो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहां से हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ a आ जाएगा, और यहां से आपके पास क्या बन रहा है ax स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। आप वेक्टर a की मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं अगर आपको उसके कंपोनेंट्स गिवन हो। फॉर एग्जांपल आपको ये एग्जांपल के तौर पे है, अगर आपको गिवन है कि इफ ax इज इक्वल टू 3 यूनिट्स है और ay है आपके पास, इसकी वैल्यू है 4 यूनिट्स, आपको फाइंड करना है कि इनके मैग्नीट्यूड क्या होगी या इन दोनों की वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। तो हम बड़े आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a हमारे पास इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ax की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, और ay की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 आ जाएंगे, और इसका आंसर आता है 25, और 25 का अंडर रूट 5 आता है। तो आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी आ जाएगी, 5 यूनिट्स आ जाएगी। तो इस तरह से अगर आपको कंपोनेंट्स गिवन है तो आप रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं या इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब इन्हीं कंपोनेंट्स की मदद से हमने डायरेक्शन को भी एक्सप्लेन करना है।
बोर्ड यहां से और यहां से मैंने रेज कर दिया है। अब इसके बाद मैं इसकी वेक्टर की डायरेक्शन की बात करना चाहूंगा कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये वेक्टर है, इसका एंगल थीटा यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन से मुराद एंगल थीटा आप कैसे निकालेंगे किसी भी वेक्टर के लिए अगर उसके कंपोनेंट्स गिवन हो। तो इसी ट्राइंगल में OPQ में अगर आप tan थीटा ले लें, OPQ में अगर आप tan थीटा ले लें, टेकिंग tan थीटा इन ट्राइंगल OPQ, तो इसमें अगर आप tan थीटा ले लेते हैं, tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल होता है। tan थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस के इक्वल होता है, तो ये इक्वल होगा AY ओवर AX हो जाएगा। हमें तो थीटा निकालना है, तो थीटा इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ AY ओवर AX। यहां पे देखें आपके पास tan थीटा है, अगर आप दोनों साइड पे tan इनवर्स ले लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास थीटा बचेगा और इस साइड पे tan इनवर्स ऑफ AY ओवर AX आ जाएगा। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द एंगल थीटा, या आप उसकी डायरेक्शन बता सकते हैं कि वो पर्टिकुलर वेक्टर x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। अब यहाँ पे ये एंगल थीटा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है। ये अगर आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो ये उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और इस साइड पे आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर आपके पास जो वेक्टर है अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, देन आप एंगल थीटा कैसे निकालेंगे उसके लिए मैं थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहूंगा। बाय द वे ये आपके पास क्या है, एंगल थीटा निकालने का फॉर्मूला है, इसको मैं इक्वेशन A कह देता हूं, कैपिटल A। अगर आपका वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, अगर आपका वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, बाय द वे ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर आपके पास जो वेक्टर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की क्या पहचान है, अगर आपके पास AX भी पॉजिटिव हो जाए और AY भी क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाते हैं, देन आपके पास जो वेक्टर A है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा और उसका एंगल थीटा होगा, उसका एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। और अगर आपके पास वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, फॉर एग्जाम्पल वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो यहां पे देखें x की वैल्यू इधर आपके पास नेगेटिव हो जाती है, तो इसके लिए AX क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और y इस क्वाड्रेंट में आपको नजर आ रहा है पॉजिटिव, तो AY आपके पास पॉजिटिव रहेगा। तो उस सूरत में आपके पास एंगल कैसे निकाला जाएगा, तो वो एंगल आपके पास हमेशा x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है, तो ये आपके पास थीटा R हो जाएगा, या रिजल्टेंट वेक्टर R आ जाएगा, और यहां पे ये आपके पास कोई भी एंगल थीटा बन रहा है। तो हमने असल में सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई वेक्टर लाई कर रहा है तो उसके लिए ये एंगल निकालना होगा x एक्सिस से। हमेशा याद रखना एंगल पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है। देखें यहाँ पे ये x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, पहले क्वाड्रेंट में आपको कुछ भी प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसकी पहचान क्या है, AX नेगेटिव हो जाए और AY पॉजिटिव हो जाए तो आपका वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर आपके पास वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो इसका ये जो है थीटा R निकालना है, ये कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको 180 में से इस एंगल थीटा को माइनस करना पड़ेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं फॉर सेकंड क्वाड्रेंट जो आपके पास थीटा होता है वो किस चीज के इक्वल होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा या जो डायरेक्शन होगी वेक्टर R की या किसी वेक्टर की रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो इक्वल होगी 180 माइनस थीटा के। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए याद रखना जब आपके पास AX नेगेटिव हो AY पॉजिटिव हो देन आपके पास जो थीटा बनेगा वो 180 माइनस दैट एंगल थीटा हो जाएगा, जो कि आप tan इनवर्स ऑफ AY ओवर AX से निकालेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में कोई वेक्टर लाई कर रहा है तो उसके लिए थीटा हमेशा, चले मैं यहां पे ये बना लेता हूं। अगर आपके पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और आपके पास कोई एक वेक्टर है जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए जो x की वैल्यू है वो भी नेगेटिव होती है, AX भी नेगेटिव होता है और AY भी नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आपके पास एंगल थीटा यहां से लेकर यहां तक ये बनेगा, और tan इनवर्स ऑफ AY और AX से जो एंगल निकलेगा वो जस्ट ये एंगल होना है। tan इनवर्स ऑफ AY और AX से आपके पास जो एंगल थीटा मिलेगा वो क्या होगा, जस्ट
यही एंगल थीटा होगा जो आपको मिलेगा। और आपको तो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में लेना है, जो कि यहां से लेकर यहां तक ये सारा एंगल होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए थीटा याद रखना, थीटा आर ये इक्वल होता है 180, यहां से लेकर यहां तक ये एंगल कितना आया 180, और उसमें आप प्लस कर लेंगे ये एंगल थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में डायरेक्शन निकालने के लिए आपने क्या करना है, थीटा आर इक्वल होगा 180 प्लस थीटा। थीटा आर से मुराद रिजल्टेंट एंगल या फाइनल थीटा या फाइनल डायरेक्शन उसकी क्या होगी 180 प्लस थीटा हो जाएगा। अगर आपके पास कोई वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, उसके लिए ax पॉजिटिव होगा और ay नेगेटिव होगा। उस सूरत में आपके पास जो एंगल बनेगा वो यहां से ये सारा एंगल बन रहा होगा। अब ये एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, और tan इनवर्स ऑफ थीटा से ये आपके पास थीटा आ जाएगा। तो हम 360 में से 360 ये पूरा एंगल यहां से शुरू होके यहां पे पहुंचने वाला एंगल 360 है। 360 में से अगर हम इस एंगल को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास थीटा आर क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए थीटा आर इक्वल होगा 360 माइनस दैट थीटा हो जाएगा। तो याद रखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल होता है थीटा आर के, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल होता है थीटा आर इक्वल होता है 180 माइनस थीटा के, और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा के इक्वल होता है। अब ये चीजें आपकी बुक में है नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने कुछ एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करने हैं अगले लेक्चर में, वहां पे आप देख लेना कि हम जब आपके पास एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो उसके साथ हम ये फैक्टर प्लस माइनस या इस फैक्टर में से थीटा को प्लस माइनस करके फाइनल डायरेक्शन बता रहे होंगे। तो ये था आपका आज का लेक्चर। इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने कुछ एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, वो आपने लाजमी देखने हैं, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चन में से या उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपसे फेडरल बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।